यूनिट 3 सिविक्स चैप्टर 12 है दी स्टेट गवर्नमेंट. India has had federal form of government since it adopted its constitution. Federation is a system of government at two levels that share governing responsibility. India has central government and state governments. The central government looks after national concerns including currency, defense and taxation. The state government looks after state concerns such as the provision of health, road and education. Incidentally, the two functional areas are also known as national subjects and state subjects. भारत ने जब अपना संविधान अपनाया तो उसने संघीय फेडरल रूप में सरकार की व्यवस्था की. संघीय प्रणाली में सरकार दो स्तरों पर काम करती है जहां दोनों स्तर अपने अपने कार्यों की जिम्मेदारी साझा करते हैं. भारत में केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं. केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मामलों को देखती है जैसे कि मुद्रा, करेंसी, रक्षा, डिफेंस और कर टैक्सेशन. वहीं राज्य सरकार राज्य संबंधित मामलों को संभालती है जैसे स्वास्थ्य, हेल्थ, सड़क, रोड और शिक्षा, एजुकेशन का प्रबंध. The powers and functions of both the central and state government are defined by written constitution. These governments are organized and function in accordance with the norms and practices of parliamentary system of government. Both the central and state governments have three organs: executive, legislature and judiciary. केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकार और कार्यों को एक लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा परिभाषित किया गया है. दोनों सरकारें एक समान प्रणाली के तहत कार्य करती हैं जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं. इन दोनों सरकारों के तीन अंग होते हैं: कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधानमंडल लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी. The Republic of India is federal union of 28 states and 7 union territories including the National Capital Territory of Delhi. As we know, the Constitution of India also provides for a parliamentary form of government at the state level. The head of the state is governor. He is appointed by the centre for a term of 5 years. There is a council of ministers to aid and advise the governor. The council of ministers is the real executive of the state and is responsible to the legislative assembly of Vidhan Sabha of the state. भारत गणराज्य एक संघीय संघ है जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरीज शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी है. जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान राज्य स्तर पर भी संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था करता है. राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर गवर्नर होता है जिसे केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है. गवर्नर को सलाह देने और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है. मंत्रिपरिषद राज्य का असली कार्यपालिका रियल एग्जीक्यूटिव होती है और यह राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है. As a political unit of federation, the state has its own legislature and the executive. In some states, the legislature is bicameral having two chambers: Legislative Assembly, the lower house, and Legislative Council, the upper house. In most of these states, there is unicameral legislature, i.e., one that has only one popular chamber, known as Legislative Assembly.
The governor of the state is the nominal executive. He is the representative of the center in the state. There is chief minister in every state. He is the real ruler of the state. संघीय व्यवस्था के तहत राज्य का अपना विधानमंडल, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव होता है। कुछ राज्यों में विधानमंडल द्वितीय, बाइकैमरल होता है, जिसमें 2 कक्ष होते हैं, विधानसभा, लोअर हाउस और विधान परिषद, अपर हाउस। अधिकतर राज्यों में एक कक्षीय, यूनिकैमरल विधानमंडल होता है, यानी ऐसा विधानमंडल जिसमें केवल एक लोकप्रिय कक्ष होता है, जिसे विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। राज्य का गवर्नर एक नाममात्र कार्यकारी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जो केंद्र का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर होता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होता है, जो राज्य का वास्तविक शासक, रियल रूलर होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली। The Legislative Assembly, also called the Vidhan Sabha, is the lower house of the state legislature, and it is also called the popular house. In states where there are only single-chamber legislatures, the legislative assemblies carry out all the functions of the legislature. विधानमंडल का निचला सदन, लोअर हाउस होता है और इसे लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। जिन राज्यों में केवल एक कक्षीय विधानमंडल, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, वहां विधानसभा सभी विधायी कार्य, फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर करती है। Composition of Legislative Assembly. In Legislative Assembly, all the elected representatives, MLAs from ruling and opposition party, meet to discuss about the governance of the state. The Constitution has set up an upper and lower limit for the number of seats in Legislative Assembly. According to Article 170 of the Constitution, it cannot be more than 500 or less than 60. The number of the members is fixed according to the population of the state. Each state is divided into different areas or constituencies. From each constituency, the people elect one representative. The elected person becomes member of the Legislative Assembly, MLA. These MLAs belong to different political parties. However, the following states have less than 60 members: Goa, Mizoram, and सिक्किम। विधानसभा में सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, MLAs, मिलकर राज्य के शासन, गवर्नेंस पर चर्चा करते हैं। संविधान में विधानसभा की सीटों की संख्या के लिए एक ऊपरी और निचला सीमा निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार सीटों की संख्या 500 से अधिक या 60 से कम नहीं हो सकती। सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय की जाती है। प्रत्येक राज्य को विभिन्न क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यह चुना हुआ व्यक्ति विधानसभा का सदस्य, MLA, बनता है। ये विधायक विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं। हालांकि कुछ राज्य जिनमें 60 से कम सदस्य हैं, वे हैं गोवा, मिजोरम और सिक्किम। Method of election. The elections of the members of the Legislative Assembly are held directly through single constituency on the basis of adult franchise and secret ballot. Joint electorate system is adopted in the elections of the Legislative Assembly. According to it, the voters of all the communities cast their votes jointly. विधानसभा के सदस्यों के चुनाव सीधे एकल निर्वाचन क्षेत्र,
सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से होते हैं, जो वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रैंचाइज और गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट के आधार पर होते हैं। विधानसभा के चुनावों में संयुक्त मतदाता प्रणाली, जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम अपनाई जाती है। इसके अनुसार सभी समुदायों के मतदाता मिलकर अपना वोट डालते हैं। सेशन। The governor can summon the session of the Legislative Assembly at any time, but there must not be a gap of more than 6 months between the two sessions of the Assembly. राज्यपाल विधानसभा का सत्र किसी भी समय बुला सकते हैं, लेकिन 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। क्वोरम। It is necessary that 1/10 members of the total members of the Legislative Assembly must be present to run the proceedings of the Legislative Assembly. यह आवश्यक है कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1 हिस्सा 1/10 उपस्थित हो, ताकि विधानसभा की कार्यवाही को चलाया जा सके। Officials of the Legislative Assembly, Speaker and Deputy Speaker. The members of the Legislative Assembly elect among themselves one Speaker and one Deputy Speaker to smoothly run the proceedings of the Assembly and to preside over the meetings of the Assembly. The Speaker presides over the meetings of the House. He maintains discipline in the meetings, gives permission to the members to speak, conducts voting after debate is over and announces the results. The Legislative Assembly के सदस्य अपने बीच से एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर चुनते हैं। इन दोनों का काम असेंबली की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना और बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। स्पीकर बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वे बैठकों में अनुशासन बनाए रखते हैं, सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं, बहस के बाद मतदान कराते हैं और परिणामों की घोषणा करते हैं। The tenure of the speaker coincides with the tenure of the assembly, but he can be removed by the members of the assembly before time by resolution, passed by a majority of the then present members of the assembly, after serving him 14 day notice. स्पीकर का कार्यकाल असेंबली के कार्यकाल के साथ मेल खाता है, लेकिन यदि असेंबली के सदस्य चाहें तो वे एक रेजोल्यूशन द्वारा स्पीकर को समय से पहले हटा सकते हैं, बशर्ते इसे असेंबली में उपस्थित बहुमत से मंजूरी मिल जाए और स्पीकर को 14 दिन का नोटिस दिया जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल। The Legislative Council, also called the Vidhan Parishad, is the upper house of the state legislature. Today, only 6 states, viz. Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka have legislative councils in their states. विधायी परिषद, जिसे विधान परिषद, विधान परिषद भी कहा जाता है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, अपर हाउस है। आजकल केवल 6 राज्य, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका अपनी राज्य विधानसभाओं में विधायी परिषद रखते हैं। Composition of the Legislative Council. According to the Constitution, the members of the Legislative Council cannot be less than 40 or more than 1/3 of the members of the Legislative Assembly. संविधान के अनुसार विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। Members of the Legislative Council are elected from various bodies. विधायी परिषद के सदस्य विभिन्न निकायों से चुने जाते हैं। एक electorates formed out of local self-governing bodies elect 1/3 of the members.
स्थानीय स्वशासन निकायों से गठित निर्वाचक मंडल इलेक्टोरेट्स 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। 2. Members of the Legislative Assembly elect 1/3 of the members. विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। 3. Constituency of Graduates elects 1/12 of the members. स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ग्रेजुएट्स 1/12 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। 4. Teachers of secondary schools, colleges and universities elect 1/12 of the members. माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। 5. 1/6 are nominated by the governor of the state from eminent people in the field of music, art, science, social services, etc. राज्यपाल राज्य के उन विशिष्ट व्यक्तियों को 1/6 1/6 सदस्य के रूप में नामित करते हैं जो संगीत, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में एमिनेंट होते हैं। Powers and functions of state legislature. In states where there is bicameral legislature, legislative powers are exercised by the two houses jointly. But in states having unicameral legislature, the powers are used by the Legislative Assembly. Powers and functions of the state legislature are given below. Legislative functions. The legislature makes laws relating to the subjects of the state list, e.g., land, police, health, and concurrent list. The state and the center can make law in respect of the subjects of the concurrent list. But if differences arise between them, the law made by the center prevails. विधानमंडल राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के विषयों जैसे भूमि, पुलिस, स्वास्थ्य और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित कानून बनाता है। राज्य और केंद्र दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच किसी विषय पर मतभेद होते हैं तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है और वह लागू होता है। To approve ordinances. If the legislature is not in session, the governor can issue ordinances. But the ordinance has to be approved by the legislature within 6 weeks of the beginning of the next session. If the ordinance is rejected by the legislature, then it stands rejected. अगर विधानमंडल सत्र में नहीं है, तो राज्यपाल ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकते हैं, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक है। यदि विधानमंडल उस ऑर्डिनेंस को अस्वीकृत कर देता है, तो वह ऑर्डिनेंस रद्द रिजेक्टेड हो जाता है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अंडर आर्टिकल 164(2) of the Constitution, the Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly. The legislature makes the ministers accountable by putting them questions, by adjournment motion and by censuring them. The lower house of the legislature can bring a no confidence motion against it. संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। विधानमंडल मंत्रियों को सवाल पूछकर स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन द्वारा और उनकी निंदा करके सेंशरिंग उत्तरदायी बनाता है। विधानमंडल के निम्न सदन लोअर हाउस में एक विश्वास मत नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, जिसके द्वारा मंत्रिमंडल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फाइनेंशियल फंक्शंस।
It has full control over the finance of the state. It passes the annual budget, imposes taxes, reduces taxes and accepts supplementary demands, etc. Without its approval, the state government cannot spend even a rupee. विधानमंडल राज्य के वित्त, फाइनेंस पर पूरा नियंत्रण रखता है। यह वार्षिक बजट, एनुअल बजट पास करता है, कर, टैक्सेस लगाता है, करों को घटाता है और अतिरिक्त मांगों को स्वीकार करता है। इसके बिना राज्य सरकार एक रुपया भी खर्च, स्पेंड नहीं कर सकती। इलेक्टोरल फंक्शंस। The Legislative Assembly has the following electoral functions. विधानसभा के पास निम्नलिखित चुनाव संबंधी कार्य होते हैं। 1. It participates in the election of the President. यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। 2. It elects 1/3 members of the Legislative Council. यह विधायी परिषद के 1/3 सदस्य 1/3 members का चुनाव करता है। 3. It elects the members of the राज्य सभा. यह राज्यसभा के सदस्य members of the राज्य सभा का चुनाव करता है। 4. It elects the speaker and the deputy speaker. यह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करता है। Judicial functions. The legislature can take disciplinary action against its own members. A member can be suspended from the House if he violates its rules and regulations. Besides, the observers can also be punished for insulting the legislature. विधानमंडल अपने सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। अगर कोई सदस्य अपने नियमों और विनियमों, रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करता है, तो उसे सदन से निलंबित, सस्पेंडेड किया जा सकता है। इसके अलावा, जो लोग विधानमंडल का अपमान करते हैं, उन्हें भी दंडित, पनिश्ड किया जा सकता है। Relations between Legislative Assembly and Legislative Council. विधायी सभा और विधायी परिषद के बीच संबंध। The mutual relations between the two houses are as follows. दोनों सदनों के बीच आपसी संबंध निम्नलिखित हैं। Legislative relations. An ordinary bill can be moved in either house. Both houses enjoy equal powers in respect of moving ordinary bills. But when it comes down to passing these bills, the upper house can retain the bill for a maximum period of 4 months, but cannot reject the bill. Bill passed by the upper house can be rejected by the lower house, i.e., the Legislative Assembly. Without the approval of the lower house, a bill cannot become law. एक सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों को सामान्य बिलों को प्रस्तुत करने में समान अधिकार, इक्वल पावर्स प्राप्त है। लेकिन जब इन बिलों को पारित, पासिंग करने की बात आती है, तो उच्च सदन, अपर हाउस, बिल को अधिकतम 4 महीने, 4 मंथ्स तक रोक, रिटेन सकता है, लेकिन वह बिल को अस्वीकार, रिजेक्ट नहीं कर सकता। उच्च सदन द्वारा पारित किया गया बिल निम्न सदन, लोअर हाउस, यानी विधायी सभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। बिना निम्न सदन की स्वीकृति के कोई भी बिल कानून, लॉ नहीं बन सकता। In case general bill is passed by the lower house but is not accepted by the upper house, and after 3 months if the lower house passes the same bill again and the upper house again rejects the bill, then the same bill is again passed by the lower house, and after 1 month, without the approval of the upper house, the bill is sent to the governor for approval. After his/her approval, the bill becomes law.
This means that the upper house can delay an ordinary bill for 4 months at most. अगर निम्न सदन ने सामान्य बिल को पारित कर दिया, लेकिन उच्च सदन ने इसे स्वीकार नहीं किया और 3 महीने बाद यदि निम्न सदन वही बिल फिर से पारित करता है और उच्च सदन फिर से इसे अस्वीकार कर देता है, तो वही बिल फिर से निम्न सदन द्वारा पारित किया जाएगा और 1 महीने बाद बिना उच्च सदन की स्वीकृति के वह बिल राज्यपाल गवर्नर को अनुमोदन अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इसका मतलब है कि उच्च सदन एक सामान्य बिल को अधिकतम 4 महीने तक ही विलंब डिले कर सकता है। फाइनेंशियल रिलेशंस। Money bills can only be moved in the Legislative Assembly. After being passed by the Legislative Assembly, they are sent to the Legislative Council and it can withhold the money bills for maximum period of 14 days. If the upper house passes the SAM with some suggestions within 14 days, the Legislative Assembly is not bound to accept these suggestions. मनी बिल्स केवल विधायी सभा लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधायी सभा द्वारा पारित होने के बाद ये विधायी परिषद लेजिस्लरी काउंसिल को भेजे जाते हैं और वह इन मनी बिलों को अधिकतम 14 दिनों तक रोक विथहोल्ड सकता है। अगर उच्च सदन अपर हाउस 14 दिनों के भीतर इस बिल को कुछ सुझावों सजेशंस के साथ पारित करता है, तो विधायी सभा इन सुझावों को स्वीकार करने के लिए बाउंड नहीं है। According to the Constitution, the executive is accountable to the Legislative Assembly, not to the Legislative Council. It remains in the office only till it enjoys the confidence of the majority party in the Legislative Assembly. If the executive fails to retain this confidence, the Council of Ministers has to resign. The Legislative Council can take the Council of Ministers to task by querying them and by criticizing their policies, but it cannot dismiss them. संविधान के अनुसार कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव विधायी सभा लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी अकाउंटेबल होती है, न कि विधायी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति। कार्यपालिका कार्यालय में तब तक रहती है जब तक उसे विधायी सभा में बहुमत मेजॉरिटी पार्टी का विश्वास कॉन्फिडेंस प्राप्त है। अगर कार्यपालिका यह विश्वास बनाए रखने में विफल रहती है, तो मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। विधायी परिषद मंत्रिमंडल को उनके नीतियों की आलोचना करके और उनसे सवाल पूछकर जवाबदेह टेक टू टास्क कर सकती है, लेकिन इसे उन्हें हटा डिसमिस नहीं सकती। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर। The main function of the state legislature is to make laws. Articles 196 to 207 describe the procedures for passing different types of bills. Ordinary bills can be moved by ministers and other members of the House. Bills moved by ministers are called government bills, whereas bills moved by other members are called private bills. राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना मेक लॉज है। अनुच्छेद 196 से 207 तक विभिन्न प्रकार के बिलों को पारित करने की प्रक्रियाएं प्रोसीजर्स फॉर पासिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स वर्णित की गई हैं। सामान्य बिल ऑर्डिनरी बिल्स मंत्रियों और अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मूव्ड किए जा सकते हैं। जो बिल मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें सरकारी बिल गवर्नमेंट बिल्स कहा जाता है, जबकि जो बिल अन्य सदस्य प्रस्तुत करते हैं उन्हें निजी बिल प्राइवेट बिल्स
कहा जाता है। Procedure for passing an ordinary bill. There are two things to be noted regarding an ordinary bill. सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल को पारित करने के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, an ordinary bill can be moved in either house of the legislature. एक सामान्य बिल किसी भी सदन, हाउस में प्रस्तुत, मूव्ड किया जा सकता है। Though it can be moved by any member of the house. इसे किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। It can be moved by any member of the house. The laws made by the legislatures are executed in the states by the state executives. The state executive consists of the governor, the chief minister and his council of ministers. विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य में राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स द्वारा लागू, एक्सिक्यूट किया जाता है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। द गवर्नर. Every state has a governor. He is the constitutional head of that state. हर राज्य का एक राज्यपाल, गवर्नर, होता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हिम हर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. Sometimes, the chief minister of the concerned states is also consulted. At times, one governor may be given charge of two or more states or union territories. For example, there used to be only one governor for Manipur, Tripura and Nagaland. राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह, एडवाइस पर राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। कभी-कभी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर से भी परामर्श, कंसल्टेड लिया जाता है। कभी-कभी एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटोरीज का कार्यभार भी सौंपा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पहले मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड के लिए केवल एक राज्यपाल था। क्वालिफिकेशंस. द क्वालिफिकेशंस फॉर अ गवर्नर आर. राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दो, he must have completed 35 years of age. उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 3, he must not be holding any office of profit. वह किसी लाभकारी पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पर नहीं होना चाहिए। 4, by convention, he must not belong to the state to which he is appointed. परंपरा के अनुसार वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिसे वह राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। ओथ ऑफ ऑफिस. द गवर्नर, बिफोर एंटरिंग ऑफिस, टेक्स एन ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट और, इन हिज एब्सेंस, बिफोर द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. राज्यपाल कार्यालय में प्रवेश करने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, के समक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज, के समक्ष कार्यालय की शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस, लेते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस. The governor is appointed by the president for a term of 5 years but he holds office at the pleasure of the president.
He may be reappointed after the completion of his term. However, the President can remove him even before the expiry of his term. He can resign earlier due to health or any other reasons. राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पर कार्य करते हैं। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें फिर से नियुक्त, रिअपॉइंटेड, किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति उन्हें उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले भी हटा सकते हैं, remove him before the expiry of his term. राज्यपाल स्वास्थ्य, हेल्थ या अन्य कारणों से पहले ही इस्तीफा, रिजाइन, दे सकते हैं। सैलरी। He gets a monthly salary of up to 1,10,000 plus a number of allowances. He is also given residence, generally known as Raj Bhavan. राज्यपाल को मासिक वेतन, मंथली सैलरी 1,10,000 रुपए तक मिलता है। इसके अलावा उन्हें कई भत्ते, अलाउंसेस भी प्राप्त होते हैं। उन्हें एक आवास, रेसिडेंस, भी प्रदान किया जाता है, जिसे सामान्यतः राजभवन कहा जाता है। Powers and functions of the governor. The functions and powers of the governor may be discussed under the following heads. राज्यपाल के कार्य और अधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। Executive powers. 1. He is the executive head of the state government. All executive actions of the state are taken in his name. वह राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड, होते हैं। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, उनके नाम पर लिए जाते हैं। 2. He appoints the chief minister and on his advice, other council of minister are appointed. वह मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, को नियुक्त करते हैं और उनके परामर्श, एडवाइस, पर अन्य मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, के सदस्य नियुक्त करते हैं। 3. He appoints the Advocate General, Chairman and members of the State Public Service Commission. वह राज्य के वकील, एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, के अध्यक्ष, चेयरमैन और सदस्य, मेंबर्स, नियुक्त करते हैं। Legislative powers. 1. The first session after the general election begins with the address of the governor. सामान्य चुनाव के बाद पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण, एड्रेस, से शुरू होता है। 2. He summons and prorogues the sessions of the state legislature. He can also dissolve the state विधान सभा। वह राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, के सत्रों को आहूत, समन्स और स्थगित, प्रोरोग्स, कर सकते हैं। वह राज्य विधानसभा को भंग, डिसोल्व, भी कर सकते हैं। 3. Every year, the first session of the state legislature begins with the governor's address. हर साल राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, का पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण, गवर्नर्स एड्रेस, से शुरू होता है। 4. The bills passed by the state legislature are subject to his assent. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए बिल्स, को उनकी स्वीकृति, असेंट, प्राप्त होती है। 5. In case the legislature is not in session, he may promulgate an ordinance to meet the requirement of the situation. यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, तो वह परिस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जारी, promulgate, कर सकते हैं। 6. He has the power to address the state legislature and to send written messages to it.
राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल को संबोधित, एड्रेस करने और उसे लिखित संदेश, रिटन मैसेजेस भेजने का अधिकार, पावर है। जुडिशियल पावर्स। He possesses the power of granting pardon to persons convicted by the courts of law or remitting or commuting their sentences, provided the offence falls within the executive competence of the state government. राज्यपाल के पास उन व्यक्तियों को क्षमा, पार्डन देने का अधिकार है जो न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या उनकी सजा को माफ, रिमिटिंग या बदल, कम्यूटिंग सकते हैं, बशर्ते अपराध राज्य सरकार के कार्यकारी अधिकार क्षेत्र, एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस में आता हो। पोजीशन ऑफ द गवर्नर। The functions and powers of the governor are vast in the sphere of state administration. He is not only the head of the state, but agent of the central government. His position has been summed up in the following words: Governor is the constitutional head of his state just as the President is of the Union. राज्यपाल के कार्य और अधिकार राज्य प्रशासन के क्षेत्र में बहुत व्यापक हैं। वह न केवल राज्य के प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बल्कि केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट भी होते हैं। उनकी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया गया है: राज्यपाल अपने राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट संघ का होता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स रूल। If the Council of Ministers does not function properly, the governor can advise the President to declare a constitutional emergency in the state. He can also make such move if he thinks that the Council of Ministers has lost the confidence of the Assembly and a new ministry cannot be easily formed, or there is a complete breakdown of law and order. In such situations, the governor sends a report to the President. If the President dismisses the ministry of the state on the basis of the report and suspends or dissolves the Assembly, the state is said to have been placed under President's rule. यदि मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक से कार्य नहीं करता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी घोषित करने की सलाह, एडवाइस दे सकते हैं। वह ऐसा कदम तब भी उठा सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि मंत्रिमंडल ने विधानसभा, असेंबली का विश्वास, कॉन्फिडेंस खो दिया है और एक नया मंत्रिमंडल आसानी से नहीं बन सकता, या यदि कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ब्रेक डाउन गई है। ऐसे मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं। यदि राष्ट्रपति रिपोर्ट के आधार पर राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त, डिसमिस कर देते हैं और विधानसभा को निलंबित, सस्पेंड या भंग, डिसॉल्व कर देते हैं, तो उस राज्य को राष्ट्रपति के शासन, प्रेसिडेंट्स रूल के तहत रखा जाता है। In such situations, the governor becomes the real and effective ruler of the state. Although he is supposed to act in accordance with the instructions of the President of India. In other words, he acts as the agent of the President and exercises all executive powers on behalf of the President. ऐसी स्थितियों में राज्यपाल राज्य का वास्तविक और प्रभावी शासक, रियल एंड इफेक्टिव रूलर बन जाते हैं। हालांकि उन्हें भारत के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार कार्य, एक्ट करना होता है। दूसरे शब्दों में, वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति की ओर से सभी कार्यकारी अधिकारों, एग्जीक्यूटिव पावर्स का प्रयोग करते हैं। The Chief Minister and the Council of Ministers.
Formation of the Council of Ministers. After the completion of Legislative Assembly elections, the task of the formation of the government starts. The leader of the majority party is invited by the governor to form the government. He is sworn in as the chief minister. मंत्रिमंडल का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राज्य विधानसभा चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बाद सरकार, गवर्नमेंट के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है. बहुमत पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी के नेता को राज्यपाल, गवर्नर, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं. वह मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं. Like the President of India, the governor also has certain discretionary powers in the matter. They may be called into play only when no political party has clear majority behind it. The appointment of the State Council of Ministers is also made by the governor in consultation with the Chief Minister. भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह राज्यपाल के पास इस मामले में कुछ विवेकाधीन अधिकार, डिस्क्रेशनरी पावर्स, होते हैं. यह अधिकार केवल तब लागू होते हैं जब कोई राजनीतिक पार्टी स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी, नहीं प्राप्त करती. राज्य मंत्रिमंडल, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श, कंसल्टेशन से की जाती है. Oath of office. The chief minister and all the ministers, before assuming their office, have to take oath of office. The oath of office is administered to them by the governor of the state. मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को अपने पद का कार्यभार संभालने से पहले शपथ, ओथ, लेनी होती है. शपथ ग्रहण राज्यपाल, गवर्नर द्वारा करवाई जाती है. Salaries and allowances. The ministers are entitled to monthly salary, allowances and various amenities. These are determined by the state legislature from time to time. मंत्रियों को एक मासिक वेतन, मंथली सैलरी, भत्ते, अलाउंसेस और विभिन्न सुविधाएं, अमेनिटीज, मिलती हैं. ये वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं. कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The Council of Ministers in several states consist of 3 categories of ministers: cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करते हैं. कई राज्यों में मंत्रिमंडल 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स. टर्म. The chief minister and the council of ministers are normally appointed for as long as the legislative assembly remains in power. In case of death of a chief minister or his resignation from his post, the council of ministers stands automatically dissolved. They can be removed from office in exactly the same manner by the state legislative assembly, as the Lok Sabha can remove the Prime Minister and his council of ministers at the center. मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः तब तक नियुक्त रहते हैं जब तक राज्य विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, अपनी शक्ति में रहती है. यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वह अपने पद से इस्तीफा, रेजिग्नेशन, दे देते हैं, तो मंत्रिमंडल स्वतः, ऑटोमैटिकली, भंग, डिसोल्व्ड हो जाता है. उन्हें ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानसभा द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा,
लोकसभा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल को केंद्र सेंटर में हटा सकती है। The chief minister can ask a minister to resign and can appoint another one in his place. He can expand his cabinet. The chief minister remains in office till he enjoys the confidence of the legislative assembly. मुख्यमंत्री किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और उनकी जगह एक नया मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। वे अपने मंत्रिमंडल कैबिनेट का विस्तार भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का विश्वास कॉन्फिडेंस प्राप्त है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। The real control of the state government rests with the chief minister and the council of ministers. The following powers of the chief minister make this point clear. राज्य सरकार का वास्तविक नियंत्रण मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है। निम्नलिखित अधिकार और कार्य यह साबित करते हैं कि मुख्यमंत्री के पास कितनी शक्तियां होती हैं। 1. फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The ministers are appointed by the state governor on the recommendation of the chief minister. मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश रिकमेंडेशन पर की जाती है। 2. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। He distributes portfolios among the ministers and supervises their work. He has the right to reshuffle their portfolios as well. मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच पोर्टफोलियोज का वितरण करते हैं और उनके कार्यों की निगरानी करते हैं। वह मंत्रियों के पोर्टफोलियो को फिर से बदलने का रीशफल अधिकार रखते हैं। 3. Removal of ministers. The chief minister can remove any minister if he is not satisfied with his work. यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री के काम से संतुष्ट नहीं होते तो वह उस मंत्री को पद से हटा सकते हैं। 4. Presides over the meetings of the council. He summons the meetings of the council and presides over them. He also decides the agenda of the meetings. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों को बुलाते हैं और उनकी अध्यक्षता करते हैं। वह बैठक का एजेंडा भी तय करते हैं। 5. लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संपर्क लिंक का मुख्य माध्यम होते हैं। यह उनका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों डिसीजंस को राज्यपाल तक पहुंचाएं। He is the main link between the council and the governor. It is his constitutional obligation to communicate all decisions of the council of ministers to the governor. मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच मुख्य संपर्क कड़ी होते हैं। यह उनका संवैधानिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वह मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों डिसीजंस को राज्यपाल तक पहुंचाएं। 6. चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट। He is the chief spokesman of the government. He is authorized to issue statements on state policy. मुख्यमंत्री सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। उन्हें राज्य नीति स्टेट पॉलिसी पर बयान जारी इशू स्टेटमेंट्स करने का अधिकार होता है। 7. चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नर। He is the chief advisor of the governor on matters of state administration. मुख्यमंत्री राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं, विशेष रूप से राज्य प्रशासन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मामलों में। 8. अपॉइंटमेंट्स।
All those major appointments which are technically made by the governor are, in reality, made on the recommendation of the chief minister. राज्यपाल द्वारा जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां तकनीकी रूप से की जाती हैं, वास्तव में वे मुख्यमंत्री की सिफारिश, रिकमेंडेशन पर की जाती हैं. Powers and functions of the Council of Ministers. Formulation of policy. The most important function of the Council of Ministers is the formulation of policies on which administration of the state is based. राज्यपाल द्वारा जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां तकनीकी रूप से की जाती हैं, वास्तव में वे मुख्यमंत्री की सिफारिश, रिकमेंडेशन पर की जाती हैं. Control over the administration. The Council of Ministers is the real executive of the state. Each minister is made in charge of his department. It is his responsibility to run the administration of the department smoothly. मंत्रिमंडल राज्य का वास्तविक कार्यकारी, रियल एग्जीक्यूटिव, होता है. प्रत्येक मंत्री को उनके विभाग, डिपार्टमेंट का प्रभारी, इंचार्ज बनाया जाता है. मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने विभाग का प्रशासन सुचारू रूप से चलाए. Maintenance of law and order. It is the responsibility of the Council of Ministers to maintain law and order in the state. राज्य में कानून और व्यवस्था, law and order, बनाए रखना मंत्रिमंडल, Council of Ministers, की जिम्मेदारी है. यह सुनिश्चित करना कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रहे, मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य है. Appointments. All major appointments of the state are made by the governor on the advice of the Council of Ministers. राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल, गवर्नर, द्वारा मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, की सलाह पर की जाती हैं. Legislative functions. On the advice of the Council of Ministers, the governor decides the time of summoning and prorogation of the legislature. The governor's speech at the beginning of new session is prepared by the Council of Ministers. Majority of the bills are introduced in the legislature by the Council of Ministers. Old bills, if need be, are also modified by this body. मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा, लेजिस्लेचर, के सत्र को बुलाने और स्थगित करने का समय तय करते हैं. नए सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का भाषण, गवर्नर्स स्पीच, मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है. अधिकांश बिल्स, विधायिका में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं. पुराने बिलों को भी अगर आवश्यकता हो तो इस निकाय द्वारा संशोधित किया जाता है. Financial functions. The Council of Ministers prepare the budget and decide the financial policy of the state. The final authority for its approval is, of course, the state legislature. मंत्रिमंडल बजट तैयार करता है और राज्य की वित्तीय नीति, फाइनेंशियल पॉलिसी, का निर्धारण करता है. इसके अनुमोदन, अप्रूवल, का अंतिम अधिकार राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, के पास होता है. सिविल सर्विसेज. The decisions of the ministers are actually executed by officers of the civil service. They are the ones who run the administration at the state level. Like at the center, some officers of the Indian Administrative Service, IS, and Indian Police Service, IPS, are appointed at the state level. The State's Public Service Commission, PSC, also selects certain number of officials. मंत्रियों के निर्णय वास्तव में नागरिक सेवा के अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं. यही वे लोग होते हैं
जो राज्य स्तर पर प्रशासन चलाते हैं। जैसे केंद्र में कुछ अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के होते हैं, जिन्हें राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है। राज्य की लोक सेवा आयोग (PSC) भी कुछ अधिकारियों को चयनित करता है। The Chief Secretary heads the civil service in a state. Secretaries in charge of various departments work under him/her. Deputy secretaries, under secretaries, directors and deputy directors assist them. The state is divided into administrative units called divisions, which are looked after by divisional commissioners. These in turn are divided into districts, looked after by district magistrates, DMs. राज्य में नागरिक सेवा का प्रमुख चीफ सेक्रेटरी होता है। विभिन्न विभागों के सचिव सेक्रेटरीज उनके अधीन काम करते हैं। उप सचिव डेप्यूटी सेक्रेटरीज, सहायक सचिव अंडर सेक्रेटरीज, निदेशक डायरेक्टर्स और उप निदेशक डेप्यूटी डायरेक्टर्स उनकी सहायता करते हैं। राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है, जिन्हें डिविजन्स कहा जाता है, जिन्हें डिवीजनल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर्स देख रहे होते हैं। इन डिवीजनों को जिलों, डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित किया जाता है, जिनका संचालन जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, DMs करते हैं। द एडवोकेट जनरल। Each state has an official called the Advocate General who advises the executive on legal matters and performs other legal functions assigned by the governor. He/she is appointed by the governor and holds office during the pleasure of the governor. Only a person who is qualified to be High Court judge is eligible for the post. He can take part in the proceedings of the state legislature but does not have the right to vote. For the smooth working of these bodies, all citizens must cooperate in the administrative process. हर राज्य में एक अधिकारी होता है, जिसे एडवोकेट जनरल, अधिवक्ता जनरल कहते हैं। यह व्यक्ति राज्य के एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी को लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों में सलाह देता है और उन लीगल फंक्शंस, कानूनी कार्यों को करता है जो गवर्नर, राज्यपाल ने उसे सौंपे होते हैं। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अधिवक्ता जनरल की नियुक्ति गवर्नर, राज्यपाल करता है और यह गवर्नर की इच्छा के अनुसार काम करता है। एलिजिबिलिटी, योग्यता। इस पद पर वह ही व्यक्ति काम कर सकता है जो हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता हो। रोल इन लेजिस्लेचर, विधानसभा में भूमिका। अधिवक्ता जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट, मतदान करने का अधिकार उसे नहीं होता। सिटीजन्स रोल, नागरिकों का योगदान। इन सभी कार्यों के सही तरीके से एग्जीक्यूट, निष्पादन करने के लिए यह जरूरी है कि हर सिटीजन, नागरिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, प्रशासनिक प्रक्रिया में मदद करें ताकि राज्य सही तरीके से काम कर सके। लैंड रिफॉर्म्स। The objective of land reforms is to give ownership of land rights to the landless and security of land holdings to marginal and small farmers. भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य है लैंड राइट्स, भूमि अधिकार उन लोगों को देना जो लैंडलेस, भूमिहीन है, और मार्जिनल, सीमांत और स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान को उनके भूमि होल्डिंग्स, स्वामित्व की सुरक्षा देना। Other positive effects of land redistribution are: भूमि के पुनर्वितरण के और भी कई फायदे हैं। It can discourage deforestation and burning of forests.
भूमि सुधार से डिफॉरेस्टेशन, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगलों को जलाने को कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। It can strengthen people's livelihoods and prevent migration. यह लोगों की livelihoods, जीविका को मजबूत करता है और माइग्रेशन, प्रवासन को रोकता है। इससे लोग अपने गांवों में रहकर काम कर सकते हैं और पलायन कम होता है। It creates an opportunity for economic growth and reduces poverty. भूमि सुधार से इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और पावर्टी, गरीबी को कम किया जा सकता है। जब किसानों के पास अधिक भूमि और संसाधन होते हैं तो वे अधिक उत्पादन कर सकते हैं। It can pave the way for political participation at the grassroots level. यह ग्रासरूट्स लेवल, जमीन से जुड़ी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी के रास्ते खोलता है। भूमि सुधार से लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। Article 39 of the Indian Constitution states that states must make policies so that all citizens have the rights to means of livelihood, and that all community resources be distributed so as to serve the common good. Land reforms are made with this aim in mind. The central government has taken the following steps related to land reform. केंद्र सरकार ने भूमि सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं। The right to property has been deleted from the list of fundamental rights. Right to property, संपत्ति का अधिकार, को फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब राज्य भूमि सुधार के लिए भूमि पर अधिकार को नियंत्रित कर सकता है। The Constitution has been amended many times to remove legal hurdles to land reform. संविधान को कई बार संशोधित किया गया है ताकि लीगल हर्डल्स, कानूनी अड़चनों को दूर किया जा सके और भूमि सुधार को लागू करने में कोई रुकावट न आए। Each 5-year plan has emphasized the need for land reform and laid down policy guidelines to ensure the same. हर 5-year plan, 5 वर्षीय योजना में भूमि सुधार की आवश्यकता को एम्फसाइज, प्रमुख रूप से उजागर किया गया है और इसके लिए पॉलिसी गाइडलाइंस, नीतिगत दिशानिर्देश तय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि सुधार की प्रक्रिया सही तरीके से चले। Land is a state subject. Hence, state governments were directed to introduce agricultural land ceiling acts, limit the size of land holdings, and redistribute excess land among landless and marginal farmers. भारत में भूमि एक राज्य विषय है, जिसका मतलब है कि भूमि सुधार के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस कारण से राज्य सरकारों को एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट्स, कृषि भूमि सीमा अधिनियम लागू करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें भूमि होल्डिंग्स, स्वामित्व के आकार को सीमित किया गया और अधिक भूमि को लैंडलेस, भूमिहीन और मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया। 3 major types of land reform have been enacted after independence in India. The abolition of intermediaries. Regulation of the size of holding through the imposition of ceilings on land holdings and redistribution, or through land consolidation. Settlement and regulation of tenancy. भारत में भूमि एक राज्य विषय है, जिसका मतलब है कि भूमि सुधार के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस कारण से राज्य सरकारों को एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट्स, कृषि भूमि सीमा अधिनियम लागू करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें भूमि होल्डिंग्स, स्वामित्व के आकार को सीमित किया गया और अधिक भूमि को लैंडलेस, भूमिहीन और मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया। Abolition of intermediary. Before independence,
Major part of agricultural land was held by intermediaries under the Zamindari and other land systems. Tenant farmers who tilled this land were burdened by high rents and other forms of exploitation. पहले भारत में कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा ज़मींदारी, जमींदारी और अन्य इंटरमीडियरी सिस्टम्स मध्यस्थ प्रणाली के तहत था। इन प्रणालियों के तहत जो लोग भूमि का संचालन करते थे वे टेनेंट फार्मर्स, किराएदार किसानों से अधिक किराया लेते थे और उनका शोषण करते थे। भूमि सुधार के बाद जमींदार्स, जमींदारों और अन्य मध्यस्थों को खत्म कर दिया गया और किसान अब अपनी भूमि के मालिक बन गए। Laws related to the abolition of intermediaries began to be made in the 1950s with the Uttar Pradesh Abolition of Zamindari Act. By 1972, all states had passed laws to abolish intermediaries. Land Ceiling Laws, भूमि सीमा कानून के तहत राज्यों ने भूमि स्वामित्व के मैक्सिमम लिमिट, अधिकतम सीमा तय की। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि बड़ी मात्रा में भूमि कुछ ही लोगों के पास न रहे। इस तरह से जो एक्सेस लैंड, अतिरिक्त भूमि थी, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट, पुनर्वितरित किया गया और स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों को दिया गया। As a result of these enactments, 20 million cultivators became owners of the land they tilled, and nearly 57.7 lakh hectares land was redistributed. भूमि सुधार के तहत टेनेंसी रिफॉर्म्स, किराएदारी सुधार किए गए थे, जिसमें किसानों को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, किराएदारों को कानूनी सुरक्षा और भूमि के मालिकाना हक का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही रेंट रेगुलेशन, किराया नियमन भी किया गया ताकि किसानों पर अत्यधिक रेंट, किराया का दबाव न पड़े। रेगुलेशन ऑफ लैंड होल्डिंग साइज। By 1961 से 62, all states had passed laws enforcing ceilings on land holdings. The size of land ceilings varied from state to state, on categories of land, and crop to crop. For example, Uttar Pradesh and West Bengal have ceilings of 40 acres and 25 acres on future acquisitions. 1961 से 62 तक सभी राज्यों ने भूमि सीमा कानून, लैंड सीलिंग लॉज लागू किए थे। इन कानूनों के तहत प्रत्येक राज्य ने भूमि स्वामित्व पर एक सीमा, सीलिंग तय की थी। यह सीमा अलग अलग राज्यों में और भूमि की श्रेणियों, कैटेगरीज तथा फसलों, क्रॉप्स के आधार पर अलग अलग थी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 40 एकड़ और 25 एकड़ की सीमा तय की थी, यानी इससे अधिक भूमि कोई व्यक्ति या परिवार नहीं रख सकता था। The land owning unit also varies. In some states it is the family, while in others it is an individual landholder. However, land ceiling legislation has helped check the growth of large holdings. इसका उद्देश्य यह था कि कुछ लोग अत्यधिक भूमि स्वामित्व, लैंड ओनरशिप न रखें और जमीन का अधिकतर हिस्सा छोटे किसानों, स्मॉल फार्मर्स को मिले। भूमि स्वामित्व की इकाई, लैंड ओनिंग यूनिट भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है। कुछ राज्यों में यह परिवार, फैमिली को एक इकाई के रूप में माना गया है, जबकि कुछ राज्यों में यह व्यक्तिगत मालिक, इंडिविजुअल लैंड होल्डर के रूप में होता है। इन भूमि सीमा कानूनों के लागू होने से बड़ी भूमि का स्वामित्व, लार्ज लैंड होल्डिंग्स रोकने में मदद मिली और भूमि का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि गरीब और छोटे किसानों को भूमि मिल सके और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। दी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स वॉज इंटेंडेड टू। भूमि स्वामित्व की सीमा तय करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था। मीट दी लैंड नीड्स ऑफ दी लैंडलेस। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को भूमि देना था जिनके पास खुद का खेत नहीं था, ताकि उन्हें अपना जीवनयापन करने के लिए भूमि मिल सके। 2. Reduce the inequalities in land ownership so that it may lead to development of cooperative rural economy and भूमि सीमा के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि कुछ लोग अत्यधिक भूमि न रखें और भूमि का वितरण सही तरीके से हो। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कोऑपरेटिव रूरल इकोनॉमी का विकास हो सकेगा और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा।
3. Enlarge self-employment in owned land as distinguished from subletting and tenant cultivation. Likewise, reforms in land consolidation have had better impact in states like Uttar Pradesh, where agroecological conditions are encouraging and has governmental support. स्वरोजगार में वृद्धि, एनलार्ज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन ओन्ड लैंड। यह लक्ष्य था कि लोग खुद की भूमि पर काम करें, न कि कृषि पट्टे, सबलेटिंग या किसान किराएदार टेनेंट कल्टीवेशन पर निर्भर हों। इससे किसानों को अपनी जमीन पर काम करने का अधिकार मिलेगा और वे अपनी मेहनत का सही लाभ उठा सकेंगे। भूमि समेकन सुधार, लैंड कंसोलिडेशन रिफॉर्म्स उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां कृषि पर्यावरणीय स्थिति एग्रोइकोलॉजिकल कंडीशंस अनुकूल है और सरकारी समर्थन भी है, भूमि समेकन के सुधारों का अच्छा प्रभाव देखा गया। इन सुधारों के द्वारा छोटे छोटे खेतों को जोड़कर एक बड़ा खेत बनाया गया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने में मदद मिली और किसानों को अधिक लाभ हुआ। टेनेंसी रिफॉर्म्स। Tenancy reforms were of 3 kinds. Regulation of rent. Security of tenure. Ownership rights to tenants. To regulate rent paid by tenant farmers, the first 5-year plan laid down guidelines that rent should not exceed 1/5 to 1/4 of the total produce. पहले 5वां पंचवर्षीय योजना ने यह निर्देश दिया था कि कृषि पट्टेदारों द्वारा दिया जाने वाला किराया कुल उत्पादन का 5वां हिस्सा से लेकर 4था हिस्सा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य था कि किसान को अपना उत्पादन बेचने के बाद अधिकतम मुनाफा हो और उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। ऑन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, state governments passed laws that aim to prevent the unlawful eviction of tenants, allow resumption of land by the owner only for personal cultivation, ensure that tenants are assured the prescribed minimum area in the event of eviction. The laws apply differently in different states. राज्य सरकारों ने कृषि पट्टेदारों के लिए कानून बनाए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये कानून इस प्रकार थे: कृषि पट्टेदारों का अवैध रूप से निष्कासन न हो सके, भूमि मालिक को जमीन केवल व्यक्तिगत खेती के लिए ही वापस लेने का अधिकार हो, यदि कोई पट्टेदार बेदखल किया जाता है तो उसे कम से कम निर्धारित क्षेत्रफल की जमीन मिलनी चाहिए। यह कानून राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां और जरूरतें हैं। लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन। Legislation enacted to bring about land reform varies across the states in the following ways. Norms set for ceilings on land holdings. Category of land and land holding limits. Nature of tenancy reforms. भूमि सुधार के लिए कानून राज्यों में विभिन्न प्रकार से लागू किए गए। ये कानूनी उपाय निम्नलिखित थे: भूमि धारकों पर सीमाएं, लैंड होल्डिंग सीलिंग्स लगाना ताकि किसी के पास अत्यधिक जमीन न हो और जमीन का समान वितरण हो सके। भूमि श्रेणियां और सीमाएं, कैटेगरीज ऑफ लैंड एंड लैंड होल्डिंग लिमिट्स निर्धारित करना ताकि राज्य में किस प्रकार की जमीन पर कितनी भूमि रखी जा सकती है। पट्टेदारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स लागू करना जिससे कृषि पट्टेदारों के अधिकारों को मजबूत किया जा सके। इन उत्तर प्रदेश, द की फीचर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश आर। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं: द उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960 स्पेसिफाइज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960 स्पेसिफाइज सीलिंग ऑफ 7 हेक्टेयर्स ऑफ ओन्ड इरिगेबल लैंड। उत्तर प्रदेश में 1960 का भूमि सीमा अधिनियम उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960
के तहत 7 हेक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि तक के स्वामित्व की सीमा तय की गई थी। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति को 7 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई योग्य भूमि नहीं रखनी चाहिए। The Act covers holdings and there are no tenancy reforms. इस राज्य में पट्टेदारी सुधारों टेनेंसी रिफॉर्म्स की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि कृषि पट्टेदारों के अधिकारों को सुधारने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बने हैं। Leasing is totally prohibited except for disabled persons, unmarried, separated, divorced and widowed women. इस राज्य में लीसिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, सिवाय अपंग व्यक्तियों, अविवाहित, अलग, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए। हालांकि इस समूह को भी कोई कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई है, जिससे यह लोग भूमि से संबंधित अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। However, there is no legal protection even for this group. उत्तर प्रदेश में समान किराया कानून फेयर रेंट लेजिस्लेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि कृषि भूमि के किराए पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे किसान को अधिक आर्थिक बोझ पड़ सकता है। There is no fair rent legislation. Landowners are not even required to cultivate the land themselves like other states. उत्तर प्रदेश में भूमि मालिकों को स्वयं खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि कृषि कार्य के लिए जमीन मालिक को खुद जमीन पर काम करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कुछ अन्य राज्यों में होता है।